सड़कें नाम की कोई चीज नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कुछ भी नहीं था। स्कूल की हालत जर्जर थी। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो माँ बाप जब तक बच्चे लौट के नहीं आते थे उनका दिल धड़कता रहता था कि पता नहीं बच्चा लौट के आएगा कि नहीं। कमोबेश 21 साल श्री नीतीश कुमार जी ने जो सरकार अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो चलाया, वो जहां तक मैंने देखा है कि किसी सरकार ने भी बिहार में इस तरह का काम नहीं किया। तो कहीं हम लोग जाते थे तो बिहारी कहने का मतलब है कि वो समझते थे ये बिहारिया है। तो कम से कम उससे हम लोग निकले। जब आप पटना के मीठापुर में जाएंगे तो 5-6 यूनिवर्सिटियां, बिल्कुल नई यूनिवर्सिटियां आपको मिलेंगी अलग अलग। तो नेचुरली जो पढ़ा लिखा और टेक्नोक्रेट है उसके जो काम करने का ढंग होगा वो कम पढ़े लिखे लोगों का नहीं हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि लालू यादव कम पढ़े लिखे थे? मैं देखता हूँ कि हमारे सम्राट जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश जी के रास्ते पर चल रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। तो ये बुलडोजर वाला चीज जो है वो नीतीश जी ने कहा है या उनके, आप कह रहे हैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी के चाहने से? अब मुख्यमंत्री जी थोड़े ही किसी को ऑर्डर करते हैं कि तुम गोली चला दो। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा होता है। देखिए, प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ी बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव के तकरीबन 1 साल 1.5 साल कबल, लेकिन जीरो पे आउट हो गए वो, और अपनी इज्जत उन्होंने बचा ली उस जमाने में कि खुद चुनाव नहीं लड़े। कि लोग आज एनडीए को देख रहे हैं, आज लोग श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री को देख रहा है, बिहार में लोग आज भी श्री नीतीश कुमार जी को देख रहा है, भले ही वो सरकार में नहीं है। आज धर्म जो है, मजहब जो है, वो अच्छी चीज सिखाता है, बुरी चीज नहीं सिखाता है। जो लोग धर्म के रक्षक हैं, जो धर्म के रखवाले हैं, अगर उन पर ही अगर अंकुश लग रहा है तो ये बड़ी खराब बात है। तारिक साहब इतने लंबे अरसे से थे, 13 बार चुनाव लड़ चुके हैं वो, और लोगों ने उनको गले लगाने का काम किया है। वो चाहते तो गनी खान चौधरी की तरह, मालदा की तरह इसको सजा देते, लेकिन पता नहीं कर सके। क्या उनकी मजबूरियां थी, मैं नहीं जानता। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार की वर्तमान राजनीतिक हालातों पर, और एक ऐसे नेता के साथ जो पहले आरजेडी में थे, आज जेडीयू में हैं। तो उनके ही नजरिए को समझने के लिए हम आए हैं, और बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उन्हीं के नजरिए से समझेंगे। हम मौजूद हैं हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब, जो पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं, और आपको बता दें कि अभी जेडीयू में वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही कटिहार मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े प्रतिष्ठान के वो संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं, चांसलर हैं। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया अपने काफी व्यस्तम समय में से। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि आज आप जेडीयू में हैं और पहले आप आरजेडी में भी रहे हैं, तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो बिहार की जो वर्तमान स्थिति है राजनीतिक, अगर मैं कहूं, या सरकार का जो परफॉर्मेंस है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कम वक्त में आपने बीएमडब्ल्यू को जो ऊंचाई पर पहुंचाया है, उसके लिए मैं बार बार आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और जहां तक सवाल है पिछले सरकार का और आज के सरकार का, जी, देखिए, सरकारें तो हमेशा बनती हैं, जनता बनाती है जी, प्रजातंत्र है, अपने हिसाब से जनता चुनती है, लेकिन जिनको चुनती है कभी वो मजबूती के साथ खड़े होते हैं जनता के साथ, जी, कभी अपने आप को देखते हैं। जी। तो जहां तक आज के दिन में जो सरकार है, और लगभग कमोबेश 21 साल श्री नीतीश कुमार जी ने जो सरकार अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो चलाया, वो जहां तक मैंने देखा है कि किसी सरकार ने भी बिहार में इस तरह का काम नहीं किया। जी। गरीबों को देखना, पिछड़ों को देखना, अति पिछड़ों को देखना, अक़लियत के हित में भी काम करना, तो सारे समाज के लिए उन्होंने सोचा। और बिहार जो बदहाल था, उस बदहाली से निकालने का काम किया।
आप अगर 2005 के कबल जाएंगे, जो 10-15 साल सरकार रही, सड़कें नाम की कोई चीज नहीं थी। जी बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर नाम का कुछ भी नहीं था। जी। स्कूल की हालत जर्जर थी। पढ़ाई लिखाई का मामला बिल्कुल खत्म हो चुका था। स्वास्थ्य की हालत बहुत ही गंभीर थी। अस्पताल अपना काम नहीं कर पा रहे थे। हर फील्ड में क्राइसिस था, त्राही त्राही था। उससे ज्यादा उस साल उस सरकार के बारे में मैं क्या कहूं। जब 2005 में नवंबर में श्री नीतीश कुमार जी ने संभाला तो हर मामले में तरक्की हुई। आप देखें, आज जब आप पटना के मीठापुर में जाएंगे जी। तो 5-6 यूनिवर्सिटियां, बिल्कुल नई यूनिवर्सिटियां आपको मिलेंगी अलग अलग। जी बिल्कुल, वहां निफ्ट भी है और भी आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट है, टेक्निकल जी, यूनिवर्सिटी जी, है, जी। मौलाना मजरूह अरबी फारसी यूनिवर्सिटी है, जी जी। आप फैशन डिजाइनिंग की यूनिवर्सिटी है, जी। स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी है। जी बिल्कुल। तो कितनी यूनिवर्सिटियां बनी। तो यूनिवर्सिटी जब बनती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे कॉलेजेस बनते हैं, और अलग अलग जिन लोगों की जो रुचि होती है पढ़ने की, वो पढ़ते हैं। लॉ यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है, जी। ये अपने आप में हिंदुस्तान में अपना मुकाम रखती है। आज फैजान मुस्तफ़ा साहब बहुत ही लर्नेड इंसान है, बहुत लर्नेड, और वही आज उसके वाइस चांसलर हैं, जी। जो कभी नलसर यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइस चांसलर हुआ करते थे। तो नीतीश कुमार जी ने ऐसे लोगों को लाकर वाइस चांसलर बनाया, शिक्षक बनाया, रजिस्ट्रार बनाया। तो चूंकि पढ़े लिखे हैं, टेक्नोक्रेट हैं, इंजीनियर हैं, तो नेचुरली जो पढ़ा लिखा है और टेक्नोक्रेट है, उसके जो काम करने का ढंग होगा वो कम पढ़े लिखे लोगों का नहीं हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि लालू यादव कम पढ़े लिखे थे? देखिए, पढ़ना लिखना अलग चीज है, डिग्री अलग चीज है जी। मैं उनके पढ़ाई लिखाई पर कोई तनकीद नहीं करता, लेकिन जो कल्चर था काम करने का, वो पुराना वो एक टेक्निकल आदमी जो आज नीतीश कुमार जी ने किया है जी। वो बात नहीं उनमें थी। मैं ये कह रहा हूं, बिहारियों को लेकर जो एक धारणा है वो एकदम उसी उस धारणा से निकालने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। जो कहीं हम लोग जाते थे तो बिहारी कहने का मतलब है कि वो समझते थे ये बिहारिया है। तो कम से कम उससे हम लोग निकले, बिहार ऊंचाई पे पहुंचा। आज बिहार पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई खित्तों में जाना जाता है नीतीश कुमार जी की वजह से जी। और आज आप देखें आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा के बाद दिल्ली जाने का मामला हुआ, तो हर इंसान के दिल में यह था कि नहीं, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री रहना चाहिए था जी। आखिर कोई वजह थी ना जी। कोई कारण था ना कि इतनी मोहब्बत हुई उनसे जी। कोई रिश्ता तो खानदानी नीतीश कुमार जी से जनता का नहीं था, लेकिन उनको जो वोट दिया जनता ने और जो देखा कि उस वोट का सही इस्तेमाल किया, लोगों ने एतबार किया और उन्होंने काम किया। अगर उनके काम की गिनती गिनाएं हम तो मुझे कम से कम 24 घंटे लगेंगे। मैं आपको इसमें बीच में ही रोकूंगा थोड़ा। आपने कहा कि नीतीश कुमार को ही लोगों ने वोट दिया, लेकिन आज सम्राट जी मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, तो कई जनता के बीच में जब हम कई बार जाते हैं तो कई सारे सवाल आते हैं कि हमने तो उनको वोट किया, उनके चेहरे पे वोट किया, आपने सम्राट चौधरी को बिठा दिया, और अब सम्राट चौधरी जो है वो इनकाउंटर योगी आदित्यनाथ जैसे स्टाइल में काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट मिला, ये सही है जी, लेकिन नीतीश कुमार जी मुखिया थे एनडीए के, इलेक्शन लड़ा गया तो 5 पार्टी की एनडीए बिहार में है जी, उसके मुखिया थे जी। सिर्फ जदयू के नाम पर नहीं लड़ा गया, एनडीए के नाम पर यह विधानसभा का चुनाव हुआ। यह अलग बात है कि चेहरा नीतीश कुमार जी थे कि उनका कार्यकाल अच्छा गुजरा, उन्होंने काम किया, तो उस चेहरे का फायदा एनडीए को मिला, सिर्फ जदयू को नहीं मिला, एनडीए को फायदा मिला। तो आज एनडीए की सरकार है और नीतीश जी ने खुद ही बार बार कहा कि मैं लोकसभा में रह चुका हूं, मैं काउंसिल में रह चुका हूं, मैं विधायक रह चुका हूं, एक बार राज्यसभा भी मैं देख लेता तो मुझे लगता कि सारे हाउस में मैं रह चुका हूं। तो उन्होंने पता नहीं क्यों सोचा
और सम्राट जी को बनाने में भी उनका बड़ा रोल है। जी, उन्हीं की जिद की वजह से ऐसा कहा जाता है, राजनीतिक गलियारों से जो खबरें अब आती मैं जिद की बात नहीं कह सकता, लेकिन जी। ये कह सकता कि उनका बड़ा रोल है। बड़ा रोल है। और मैं देखता हूं कि हमारे सम्राट जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो नीतीश जी के रास्ते पर चल रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। तो ये बुलडोजर वाला चीज जो है वो नीतीश जी ने कहा है या उनके, आप कह रहे हैं कि देखिए, उनके नक्शे वो भी ऐसा चाहते थे? देखिए, उन्होंने क्या कहा और नहीं कहा, जाहिर है कि यह मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई डिस्कशन हुआ हो। अच्छा। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री हैं, अपने विवेक से भी तो चलते हैं। जी बिल्कुल। अब सवाल है, अगर बाप बेटे को बहुत कुछ समझाता है, लेकिन बेटा अक्लमंद होता है, तो बहुत सी चीज अपनी अपने अकल से चलता है, अपने शऊर से चलता है, अपने विवेक से चलता है। जी। तो सवाल है, वो अपने विवेक से भी चलते होंगे, कभी मशवरा भी करते होंगे, लेकिन अपने विवेक से चलते होंगे। मैं समझता हूं, देखिए, जो हालात बिहार के इधर आकर थोड़े बहुत बनते जा रहे थे, उसको कंट्रोल करने का तो काम किया है सम्राट चौधरी जी ने। जी। और जहां तक इनकाउंटर का मामला है, देखिए, सरकार ये देखती है कि हमारा संतुलन हमारे यहां कैसे रहेगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल होगा। आप उत्तर प्रदेश को देखें, वहां कितने लोगों की जान गई है। इनकाउंटर की बात हम कर रहे हैं जी। कितने लोगों की जानें गई हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई वहां गुंडों का सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं। कितने लोगों की जाने गई हैं, इस कहने का मतलब है निर्दोष लोगों की जाने गई हैं? देखिए, मैं समझता हूं, मुझे यह वाकफियत नहीं है कि वो निर्दोष थे या दोषी थे। जी। ये मुझे कोई इसकी वाकफियत नहीं है, न बिहार के ताल्लुक से इसकी वाकफियत है। जी। लेकिन मुख्यमंत्री का अपना तौर तरीका है, होम मिनिस्टर का अपना तौर तरीका है, तो होम भी उनके साथ है। तो कैसे हम संतुलित करें बिहार को, उनकी अपनी सोच होगी। मैं तो कभी सरकार के किसी पद पर रहा नहीं कि मैं ये कहूं कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनकी सोच होगी। मैंने कहा कि उनका विवेक है, उनकी सोच होगी कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल हो। मतलब अगर बात करें तो आप कह रहे हैं कि नीयत साफ है सरकार की? नहीं, नीयत साफ नहीं, नीति और नीयत दोनों ही साफ है सरकार की, जो सरकार चल रही है। आता है कि जो मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन जो किया जा रहा है भरत भूषण तिवारी मामले में, जब डीजीपी ने भी मान लिया और वो डीआईजी ने भी मान लिया कि इस तरह की चीजें गलत हुई हैं, और वो अब उन पर कार्रवाई भी हो रही है। कई सारे जो पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंशन भी किया गया है, उनके ऊपर सजा की बात भी आ रही है। सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के इनकाउंटर ही एक जरिया है क्राइम को कंट्रोल करने का? क्या फिर कोर्ट कचहरी वगैरह को हटा देना चाहिए, फिर डायरेक्ट इनकाउंटर पे ही बात करें? देखिए, मैं इस गहराई में नहीं गया हूं जी। कि आईजी साहब ने क्या कहा, डीआईजी साहब ने क्या कहा। मैं इस गहराई में नहीं गया हूं। ये तो मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हैं जी। उन्होंने जो अपना समझा होगा बेहतर उन्होंने किया होगा। और जाहिर है कि पुलिस तो डीआईजी और आईजी के कंट्रोल में होती है जी। इसमें सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल कहां आता है। और मुख्यमंत्री जी के कहने पर गोली नहीं चलती है, ऐसा नहीं होता है जी। अगर गोली चलती है तो जाहिर है कि जो गोली चलाने वाले लोग हैं, ऑफिशियल जो सरकारी महकमा है उसके सरबराह हैं, उनके बगैर ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ मुख्यमंत्री जी के चाहने से अब मुख्यमंत्री जी थोड़े ही किसी को ऑर्डर करते हैं कि तुम गोली चला दो। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा होता है। ये तो जब तक उनके अपने सरबराह जो उनके हाकिम हैं, जो गोली चलाते हैं, उनके जो हाकिम है सरकारी, उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा इसकी मुझे वाकफियत नहीं है। बहरहाल आपकी तो कोई अंदरूनी बात होती होगी? नहीं, हमारी कोई अंदरूनी बात इस तरह की नहीं होती है। मैं अपने को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूं कि हम इस तरह के डिस्कशन करें, और ना हमसे कोई इस तरह का डिस्कशन करता है, इसलिए इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। सर, अभी जो कार्रवाई हो रही है, और जब आप आरजेडी में भी थे उस समय लोग जंगल राज का वो दावा करते थे। आज एक घटना घटी है करबिगहिया साइड में, जहां पर आप कह रहे थे मीठापुर में काफी सारे एजुकेशन के हब बन गए हैं, वहीं से पास में ही करबिगहिया का पड़ता है। वहां पर देह व्यापार का एक विसल ब्लोअर कह लीजिए उसे, बंटी करके एक बंदा था, उसको किडनैप कर लिया गया। दिन दहाड़ी ये घटना हो रही है। तो आज
भी वो चीज चल रही है जब सम्राट जी बुलडोजर एक्शन में विश्वास कर रहे हैं या करवा रहे हैं? देखिए, आपने राजद की बात कही, जी आप तुलना कीजिए, आप कंपेयर कीजिए जी। राजद के वक्त को, जब बच्चे स्कूल जाते थे। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, उस पर। लॉ एंड ऑर्डर उसी से मुंसलिक है। जी जी देखिए, जब बच्चे स्कूल जाते थे तो माँ बाप जब तक बच्चे लौट के नहीं आते थे उनका दिल धड़कता रहता था कि पता नहीं बच्चा लौट के आएगा कि नहीं। बिल्कुल। सैकड़ों अपहरण के केस उस जमाने में हुए और आज उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। और किसने अपहरण किया नहीं किया, किस इशू पर मामला है, मुझे इसकी वाकफियत बिल्कुल नहीं है। इसकी जानकारी मुझे बहुत नहीं है कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने अपहरण किया, इसकी जानकारी मुझे बहुत नहीं है। सर अभी थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करता हूं, चूंकि हमने जंगल राज के बारे में कंपेयर की बात कर ली। अभी वर्तमान में जो बिहार की राजनीति है और अभी जो चुनावी चल रहा है दंगल, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में प्रशांत किशोर के सामने आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता जी हैं, वहीं भाजपा ने अभिषेक बंटी को उतारा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप और क्या लगता है प्रशांत किशोर इस बार कितने फॉर्म में हैं आपके नजरिए से? देखिए, प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे जी विधानसभा चुनाव के तकरीबन एक आध साल 1.5 साल कबल जी से, जी लेकिन जीरो पे आउट हो गए वो। और अपनी इज्जत उन्होंने बचा ली उस जमाने में कि खुद चुनाव नहीं लड़े। जी। और आज वहां वो चुनाव लड़ने गए हैं, उनका क्या मकसद है हम नहीं जानते। तो वो कह रहे हैं कि सबसे टफ सीट मैंने चुनी है। भाई वो क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जी इंपॉर्टेंट है कि जनता क्या चाहती है। जी बिल्कुल। देखिए, जनता एनडीए को चाहती है। जी आप देखें कि जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें सब परास्त हो गए, सारी पार्टियां परास्त हो गई। आप देख लें कि राजद को कितनी सीट आई, कांग्रेस को कितनी सीट आई, कम्युनिस्ट को कितनी सीट आई, तो सब परास्त हो गए। अभी कुछ महीने गुजरे हैं जी और बड़ी इंपॉर्टेंट सीट इसलिए है कि वहां के जो एमएलए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के जी और जाहिर है कि वो सीट कभी भी एनडीए खोना नहीं चाहेगी जी। 40 साल से उनके पास है और एक लंबा अरसा बीत चुका है। जी। तो और ऐसे आज कैंडिडेट ऐसा बनाया है कि जिससे किसी को शिकायत नहीं है, बिल्कुल नया चेहरा है एक तरह से आप देखेंगे तो। जी बिल्कुल। तो किसी को शिकायत इसकी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि लोग आज एनडीए को देख रहे हैं, आज लोग श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री को देख रहा है। जी बिहार में लोग आज भी श्री नीतीश कुमार जी को देख रहा है, भले ही वो सरकार में नहीं है आज, जी लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, जी बिल्कुल। और उनके बगैर आज भी सरकार नहीं चल रही है। उनसे मशवरे पूरी तरह होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मशवरे लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि वो सीट फिर जिस झोली में थी उसी झोली में आएगी और बहुत बहुमत वोट से जीतेगी। जी उनका क्या मकसद है प्रशांत किशोर जी का ये चुनाव लड़ने का मुझे नहीं पता है। जी और वैसे भी वो संदिग्ध हैं अलग अलग ढंग से। कोई कुछ कहता है किस पार्टी से उनका सरोकार है, कोई कुछ कहता है किस पार्टी से उनका सरोकार है। तो ये जनता समझती है कि वो संदिग्ध हैं, जिसकी वजह से वो उनकी हार हुई। पब्लिक जमा होती थी, लोग कहते थे कि अच्छा बोलते हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन वोट की राजनीति बड़ी अजीब चीज है। वो दूसरे को जिताने का काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी चलाना और अपने को जिता लेना और कामयाब हो जाना, मैं नहीं समझता हूं कि उनके बस का रोग है। करीम साहब, आप एनडीए के हिस्सा हैं, एनडीए जेडीयू के साथ मिलकर एक पूरे गठबंधन में है और उसमें सबसे बड़ी जो पार्टी है वो भाजपा है और लगातार देखा जाता है चुनाव में भाजपा हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ती है। अभी जो राम मंदिर का जो मुद्दा सबसे अहम चल रहा है, राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मुद्दा चल रहा है, हमने देखा कि कई सारी चीजें निकल कर आई सामने, लोगों पर आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लोगों ने इस्तीफा भी दिया ट्रस्ट से, लेकिन वो हिंदू संगठन जो श्री राम नाम का लेकर के लोगों को जबरदस्ती बोलते थे कि जय श्री राम बोलो, आज वो संगठन चुप है। क्या आपको नहीं लगता कि ये आने वाले समय में बिहार में भी और राजनीतिक नेशनल स्तर पर भी उनको नुकसान पहुंचाएगा? और एनडीए में आप चूंकि आपकी भी गठबंधन है तो इसकी छवि का नुकसान, छींटे आपके भी ऊपर पड़ेंगे। देखिए, जहां तक चोरी करने का मामला है,
जहां तक कोई चीज मंदिर हो या मस्जिद हो गायब कर देने का मामला है, ये कुछ लोग होते हैं, उससे जनता को इफेक्ट नहीं पड़ता है। और आज तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पर एक्शन ले रही है, जो मैं पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर में जी कि एक्शन ले रही है, और कि जो लोग शक के दायरे में हैं उनके साथ कार्रवाई भी कुछ न कुछ शुरू हो रही है। तो ये तो देखिए, ये इंडिविजुअल मुद्दा है, चाहे वो मंदिर का मामला हो या मस्जिद का मामला हो। बहरहाल अभी ये मंदिर का मामला है, जी लेकिन ये इंडिविजुअल मामला है, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी और देखिए, जिन लोगों पर चोरी का इल्जाम लग रहा है, मैं इतना कह सकता हूं कि आस्था धर्म की दिल से होती है। जी धर्म जो है, मजहब जो है, वो अच्छी चीज सिखाता है, बुरी चीज नहीं सिखाता है। तो जो लोग धर्म के रक्षक हैं, जो धर्म के रखवाले हैं, अगर उन पर ही अगर अंकुश लग रहा है तो ये बड़ी खराब बात है। ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि सर ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी किया क्योंकि आप एक मुस्लिम नेता हैं और अब बड़ा नाम है आपका, नेशनल लेवल पे भी आपकी छवि रही है और आपने उस तरह से रिप्रेजेंट भी किया है कटिहार को या अन्य जगहों को। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से माहौल बनाया जाता है कटिहार में, मैंने देखा है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई सब साथ रहते हैं। इस तरह के हरकतों से जिस तरह से की जाती है, आज जब छवि खराब होती है तो सब लोगों को कष्ट होता है, दोनों ही समुदाय के लोगों को कष्ट होता है, जो खास करके जो बहुत करीब रहते हैं। हमारे भी कई मित्र हैं जो बहुत करीब है हमारे, तो जब उनसे बात होती है तो उसमें वो छलक, वो दर्द दिखाई देता है। आप इस बारे में क्या, आपका क्या स्टैंड है? इस तरह की चीजें होनी चाहिए? देखिए, ये मैन टू मैन वेरी करता है। आप किशनगंज में देखें जी कि डॉक्टर जावेद हैं, जी पिछले बार भी एमपी थे, इस बार भी एमपी जीते। बिल्कुल। हिंदू भाई भी उनको वोट देते हैं। जी बिल्कुल। वो इसलिए देते हैं कि किसी का नुकसान नहीं करते, सबको लेकर चलते हैं। देखिए, तारिक अनवर साहब ने कटिहार के लिए नहीं कुछ किया, ये सही है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ, बिल्कुल मानता हूं। कटिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पार्टी के लोग 77 से लेकर आज तक वो यहाँ की राजनीति करते हैं और 13 बार चुनाव लड़ चुके हैं वो जी और लोगों ने उनको गले लगाने का काम किया है। जी मैं समझता हूं 6-7 बार वो कामयाब भी हुए हैं। जी लेकिन एक खूबी की वजह से लोग वोट उनको दे देते हैं कि सबको लेकर चलते हैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, सबको लेकर चलते हैं। ये सिर्फ इस वजह से लोग उनको वोट देते हैं। बिजनेसमैन भी सोचते हैं कि यहाँ कोई दंगा नहीं होता या हमारा नुकसान नहीं होता, कभी भी कोई क्रिमिनल का सपोर्ट नहीं है, तो ये सब बात है। तो ऐसे लोगों को वोट, और कटिहार में मैं नहीं समझता हूं कि सभी लोग इस नजरिए से सोचते हैं, हिंदू के नजरिए से सोचते हैं या मुसलमान मुस्लिम के नजरिए से सोचते हैं। मैं नहीं समझता हूं। देखिए, अल्टीमेटली मुसलमानों का वोट कम है, उसके बाद भी तारिक अनवर यहाँ जीतते हैं। इसका मतलब है कि हिंदू भाई का भी वोट उनको मिलता है। बिल्कुल। देखिए, कटिहार हर जगह पूरे देश में कुछ न कुछ लोग कॉमनल हैं, लेकिन आज भी देश में चाहे मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो, जहन फिर भी सेकुलर है। कोई भी नहीं चाहता दंगा हो, सब चाहता है कि सुकून हो। इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी जो हालात बनते जा रहे हैं दिन ब दिन, और खासतौर पर बिहार में आप देखें, एनडीए की सरकार 5 दल की चल रही है, भाजपा की सरकार नहीं चल रही है। जी बिल्कुल। एनडीए की सरकार चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ठीक है, 2-4-5 सीट का जनता दल यूनाइटेड से और भाजपा से फर्क हो गया, ये अपनी जगह है, वो हो गया। लेकिन आज भी जनता दल यूनाइटेड एक सेकुलर पार्टी है, नीतीश जी सेकुलर हैं, सबको लेकर चलते हैं, अकलियत के लोगों को भी लेकर चले, मेजोरिटी के लोगों को भी लेकर चले, सबका काम उन्होंने किया है। जब पिछड़े का हो, अति पिछड़े का हो, दलित का हो, अकलियत का हो, सबका काम किया उन्होंने। रोड बनाया, रोड का जाल बिछा दिया। आज गंगा पे देखिए, गंगा पुल पर आप गिन नहीं सकते हैं कितना पुल बन रहा है गंगा पे, 4 लाइन बन रहा है, 6 लाइन बनने जा रहा है। तो आप देखिए कि आरक्षण देकर के पिछड़े अति पिछड़े लोगों को उठाने का काम किया। महिलाओं के प्रति उनकी बड़ी धारणा है कि इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपने देखा लोकल बॉडीज में उन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया। आप देखें कि 35% रिजर्वेशन उन्होंने अभी एडमिनिस्ट्रेशन में दिया। तो महिलाओं को भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जानते हैं कि महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी
तो माँ की गोद प्रथम पाठशाला है। पार्लियामेंट में जो अभी महिला रिजर्वेशन बिल को लेके जो बातें चल रही हैं, तो जिन लोगों ने अपोज किया उन्होंने गलत किया। गलत किया, ये उनको हक मिलना चाहिए था, महिलाओं को मिलना चाहिए। जो हक से अपोजिशन के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने नाइंसाफी किया है महिलाओं के साथ। ये इंसाफ करने वाले लोग एनडीए के ही लोग हैं जो इंसाफ चाहते हैं। और रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद भी नीतीश जी ने ऐसा रिजर्वेशन लगाया जिसमें 50% महिलाएं आज हैं, और 35% नहीं, आज तो 35% रिजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन नीतीश जी ने 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम किया। लोकल बॉडीज में मुखिया हो, जिला परिषद हो, समिति हो, सब में चेयरमैन हो, ये उन्होंने देने का काम किया। तो एनडीए की अपनी एक समझ है कि आधी आबादी हमारी महिलाओं की है, माँ बहनों की है, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, ये एनडीए समझती है। इसलिए जिन लोगों ने गलत किया है वो आगे चुनाव में फिर भुगतेंगे, उनको महिलाएं वोट नहीं देंगी, इसलिए कि उनकी हक तलफी किया महिलाओं की, हमारे माँ बहनों की हक तलफी किया इंडिया गठबंधन के लोगों ने। मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन चूंकि आपने पुल पुलियों का जिक्र कर दिया, तो वर्तमान में कई ऐसे पुल बन रहे हैं, नीतीश सरकार में बनी और अब सम्राट जी की सरकार है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता, जैसे अभी जो ऋषुश्री जैसा मामला हुआ, टेंडर घोटाले जैसा मामला हुआ, भ्रष्टाचार की खबरें लगभग हर जिले से, हर जगह से आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि किस दिशा में कमी रह गई जिस पर हमें काम करने की जरूरत है? आप गौर कीजिए जी, आप आपके यहाँ कोई काम करने वाला आदमी होगा जी, जिसको आप कहेंगे सब्जी खरीद के ला दो, तो अगर नेनुआ और 40 रुपया खरीदेगा तो आपको 45 रुपए का हिसाब देगा। उसको 5 रुपए की जरूरत है जी, 5 रुपए की जरूरत है उसको डे टू डे। भाई इतना ही करना चाहिए जो पच सके। और जिन लोगों ने जो किया है जी, देख रहे हैं आप, छापा पड़ रहा है जी, एक से एक अफसर के यहाँ छापा पड़ रहा है, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ रहा है। जिन लोगों ने ये किया है वो गलत किया है, बहुत खराब काम किया है, और वो लोग सजा होगी, वो लोग भुगतेंगे, और वो लोग पकड़ में आते जा रहे हैं। अगर जिन लोगों ने साबित हो गया कि इन्होंने गलत काम किया था, ये साबित हो गया, तो वो फिर उनको सख्त सजा हो जाएगी। सवाल यही आता है कि जब एनडीए विपक्ष में होती है तो सीधा आरोप सरकार पर लगाती है। अभी जब जनता इस बात को कह रही है तो क्या ये आरोप सरकार पर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? नहीं, आपको तो कह दिया कि जनता मालिक है जी, जनता को हक है बोलने का, जनता चुनती है। अगर उसको लगता है कि गलत हो रहा है तो जनता को जितना बोल रही है इससे ज्यादा बोलना चाहिए, फिर 5 साल बाद वो ज्यादा बोलना चाहिए, इस पर मार्क भी करना चाहिए। सिर्फ 5 साल के लिए वेट नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा करना चाहिए जनता को। गलत गलत है, सही सही है। जो वोट देता है, जो जनता है, उसको सुधारना चाहिए। और अपोजिशन कमजोर होने की वजह से भी दिक्कत होती है। हमें याद है पंडित नेहरू जी कहते थे, हम लोग के बचपन में याद है कि लोहिया जी जब तक अपोजिशन में नहीं रहेंगे हमको काम करने में मन नहीं लगता है। तो अपोजिशन को भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन खत्म होती जा रही है। अपोजिशन अपना रोल अदा नहीं कर रही है, एक साथ कहीं दिख ही नहीं रही है, दिख नहीं रही है। अब एक साथ देखिए, उसको ये देखना चाहिए अपोजिशन को कि एनडीए 5 पार्टी बनकर यहाँ सरकार है और आप बिखरे हुए हो, तो आपने जब तक आपको भी संगठित होना पड़ेगा। जब तक आप अपोजिशन को अपने आप को मजबूत नहीं करोगे तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, और अपोजिशन जितनी मजबूत होगी सरकार उतनी मजबूती से काम करेगी। इसलिए अपोजिशन को भी सशक्त होना चाहिए। यह उन लोगों को सोचना चाहिए जो बिहार की या देश की राजनीति करते हैं, जो अपोजिशन में हैं। अगर वो संभाल नहीं पा रहे हैं, मजबूत नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो इसका मतलब है कि वो राजनीति करने का लायक नहीं, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। और उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। पिछले जिंदगी में जब वो लोग पावरफुल थे तो उन लोगों ने कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से वो मजबूती से बात नहीं रख पा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं और जो आज हैं, वो भी मजबूती से पूरे बिहार को, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो सवाल है कि उनको कोई कटाक्ष करने के लिए उनके पास मटेरियल नहीं है। जनता समझने लगी, इसलिए जनता उनको डिस्कार्ड कर रही है। इसलिए आज अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि आप कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक भी हैं और आपने बहुत बड़े एक एम्पायर को खड़ा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कटिहार और सीमांचल के जैसे लोगों को बाहर जाना पड़ता है, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो। इस दिशा में क्या लगता है कि क्या और कार्य करना रह गया है, या आप क्या और आपके एंड से और क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार अपना काम करती है और सरकार को
जो लोग एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को अवगत कराए यहाँ की पसमानदगी से, यहाँ के पिछड़ेपन से, यहाँ की तालीमी हालत जो पिछड़ा है या गरीबी है, गुर्बत है। अब पेरीफेरी में जाएंगे तो आज भी देखेंगे कि गुर्बत है। इन लोगों को जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ काम आपको नजर आ रहा है। तो जब से एनडीए की सरकार बनी है या नीतीश जी जब आए हैं तब से कुछ काम हुआ है। और मैं रहने वाला हूं वैशाली डिस्ट्रिक्ट का। आखिर मैं यहाँ क्यों आया? इसलिए आया कि ये पसमानदा इलाका पिछड़ा इलाका था, कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। तो हमने काम किया। आज तकरीबन 2,500 लोगों की नौकरी है इस यूनिवर्सिटी में, अल करीम यूनिवर्सिटी में या जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें। और देखिए जब बाहर में इतनी दुकानें खुली हुई हैं, इतना ऑटो चल रहा है, अगर आज 10 लाख रुपया यहाँ रोजाना खर्च होता है तो वो उसे शहर में जाता है, शहर की आमदनी बढ़ती है, शहर मल्टीप्लाई करता है, यहाँ का रोजगार। यही था कि इस एरिया को सिर्फ तो यहाँ वोट बैंक के नजरिए से क्यों देखा? यहाँ के उन एमएलए एमपी को भी सोचना चाहिए। तारिक साहब इतने लंबे अरसे से थे, वो चाहते तो गनी खान चौधरी की तरह, मालदा की तरह इसको सजा देते, लेकिन पता नहीं कर सके। क्या उनकी मजबूरियां थी मैं नहीं जानता। और नीतीश जी के आने के बाद जो उस वक्त आरजेडी की सरकार थी तो और बदतर हालत हो गई थी। जो पैसे केंद्र से आते थे वो लौट जाया करते थे, लेकिन आज जितने पैसे आते हैं यहाँ के डेवलपमेंट पे खर्च होता है। और जाहिर है सीमांचल पहले की तुलना में काफ़ी आगे बढ़ा है, लेकिन और आगे बढ़ना चाहिए था। अगर यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर सही ढंग से शुरू से आज़ादी के बाद से ही अगर काम करते इस पिछड़े इलाके पर, तो मैं समझता हूँ बहुत आगे बढ़ता। लेकिन बहरहाल आलमिया है, सरकार ने बहुत कुछ किया है, आपकी सरकार ने, नीतीश जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको कामों को आगे लेकर हमारे अभी जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट जी, वो भी उस रास्ते पर चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि और आगे बढ़ेगा सीमांचल, इसकी तरक्की होगी शिक्षा के क्षेत्र में भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। रोड काफ़ी बनी है, रोजगार की ज़रूरत है। मैं इधर देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री पर फिर काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान है कि रोजगार के लिए इंडस्ट्री बनना चाहिए। तो अखबार में मैं देखता हूँ कि उनका ध्यान है कि रोजगार कैसे मिले, ताकि हमारे जो यहाँ के नौजवान हैं वो बाहर न जाएं, पलायन न हो सके। इस कोशिश में लगे हैं, देखिए अच्छी उम्मीद की जाए। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब, जिन्होंने कई सारे सवालों का जवाब दिया। हमने कई ऐसे सवाल किए जो हमने कोशिश की कि सर को हम लोग घेर लें, लेकिन मैं इनके स्माइल का कायल हूं कि ये जब भी जवाब देते हैं बहुत पोलाइट वे में और इतने स्माइल से देते हैं कि आप भी उनके जवाब में उलझ जाते हैं, सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इनको घेरने की कोशिश की, लेकिन ये आपके फांसे में नहीं आए। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो जनता को भी सोचना चाहिए कि 5 साल का इंतजार ना करें, अपनी आवाज बुलंद करें। सरकार के खिलाफ अगर अपनी आवाज बुलंद करते, अगर कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आप आवाज बुलंद करें, 5 साल का इंतजार ना करें। वहीं दूसरी तरफ सीमांचल को लेकर इन्होंने कहा कि अभी तक जो इनकी कोशिश रही है उन कोशिश को वो और भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे, जहां तक इनका सामर्थ्य रहेगा वो आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं आने वाले समय में सीमांचल में क्या कुछ होता है। फिलहाल आज के इस प्रश्न पत्र कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।